तो बच्चों, आज हम लोग क्लास 11 का एक चैप्टर है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, उसी को पढ़ने की कोशिश पढ़ेंगे और उसके बारे में डिटेल नॉलेज जानेंगे। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, क्या चैप्टर का नाम है? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ ए गैस। इसमें क्या है ना, थोड़ा सॉलिड, लिक्विड और गैसेस सबस्टांसेस के बारे में थोड़ा सा डिटेल नॉलेज जानेंगे, थोड़ा सा आइडिया लेंगे। ये मान लो सॉलिड है, ये क्या है? सॉलिड। ये लिक्विड है, ये गैस है। तो देखिए, इसके मोलेकुल जो होते हैं बहुत कॉम्पैक्ट होते हैं, वेरी कॉम्पैक्ट। इसके मोलेकुल जो होगा ना, बहुत क्लोज 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 होगा। ये बहुत क्लोज होगा। इसके मोलेकुल होगा थोड़ा दूर दूर पर होगा, और इसके मोलेकुल होगा ना बहुत दूर पर होगा। तो देखिए, मोलेकुलर डेंसिटी इसकी बहुत ज़्यादा होती है, यानी मोलेकुल्स जो होते हैं सबस्टांस का, वो बहुत क्लोज में रहते हैं, पैक्ट रहते हैं। और उसमें लिक्विड में जाएंगे तो मोलेकुल्स के बीच में थोड़ा डिस्टेंस इसके रिस्पेक्ट में बड़ा होता है, और गैस में इससे भी बहुत बड़ा होता है। अब कहने का मतलब हुआ, ये दो मोलेकुल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ कोहेसन लगता है, फोर्स ऑफ कोहेसन। फोर्स ऑफ कोहेसन क्या मतलब क्या हुआ? ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मोलेकुल्स ऑफ ए सबस्टांस। सेम मोलेकुल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है उसको फोर्स ऑफ कोहेसन कहते हैं। तो इसमें फोर्स ऑफ कोहेसन क्या होता है सबस्टांस में, ये सॉलिड में, और ये फोर्स ऑफ कोहेसन लिक्विड में, ये फोर्स ऑफ कोहेसन गैस में। तो क्या है ना, ये बहुत ज़्यादा होता है। किसमें? सॉलिड में। लिक्विड में उसके रेस्पेक्ट में कंपेयर में बहुत कम होता है, और गैसेस में तो इसके रेस्पेक्ट में इससे भी बहुत कम होता है। तो जिसके चलते फोर्स ऑफ कोहेसन होता है, जो जिससे मोलेकुल्स एक दूसरे को बांध के रखते हैं, वो बांध के नहीं रख पाते। किसमें? लिक्विड में और गैसेस में, लेकिन सॉलिड में बांध के रखते हैं। इसलिए उसके जो मोलेकुल्स होते हैं वो एक दूसरे से दूर नहीं जा पाते हैं, वो एक दूसरे से अट्रैक्ट रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो मोशन करते हैं। तो कैसा मोशन करते हैं? तो ये वाइब्रेट करते हैं, वाइब्रेशनल मोशन करते हैं, माने किसी पॉइंट के इर्द गिर्द वो वाइब्रेट करते रहते हैं। तो वाइब्रेशनल मोशन होता है किसमें? सॉलिड में। लेकिन लिक्विड में ऐसा नहीं होता। लिक्विड के पार्टिकल्स उस कंटेनर में जिसमें हम रखते हैं, उसके अंदर वो एवरी पॉसिबल डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, यानी ब्राउनियन मोशन को शो करते हैं। रैंडमली वो इधर उधर मूव कर सकते हैं। और गैस में क्या? लेकिन वो लिक्विड को, सतह को नहीं छोड़ते, लिक्विड की सरफेस को छोड़कर रिलीज नहीं होते, अलग नहीं होते, उसी में मूव करते रहते हैं। लेकिन गैसेस में क्या होता है, मोलेकुल्स बहुत फार अवे होते हैं कंपेरिजन टू लिक्विड और सॉलिड। इसलिए वो क्या होता है, जब उसको फिर वो अपने सरफेस को भी छोड़कर रिलीज हो जाएगा। यदि उसे किसी क्लोज कंटेनर में नहीं रखेंगे तो फ्रीली वो मूव अवे हो जाएगा, एक दूसरे से दूर चले जाएंगे, क्योंकि इसमें फोर्स ऑफ कोहेसन जो होता है वो इतना स्ट्रांग नहीं होता जिसको इसको बांध कर रख पाए। तो चलिए, तो आज हम लोग पढ़ेंगे आइडियल गैस के बारे में। तो आइडियल गैस क्या होता है, तो उसके जो एजम्पशन है आइडियल गैस के बारे में आप जानिएगा। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो प्रेशर एग्जर्टेड बाय ए काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, आइडियल गैस। तो इसमें क्या है ना, सबसे पहले आइडियल गैस की आपकी कंसेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए। तो आइडियल गैस में क्या होता है ना, कुछ उसका जो हमारे गैस लॉ है, बॉयस लॉ है, चार्ल्स लॉ है, गे लुसॉक लॉ है, ये सारे लॉ को फॉलो करने वाले गैस को क्या कहते हैं? आइडियल गैस कहते हैं, परफेक्ट गैस इक्वेशन कहते हैं। तो आइडियल गैस के बारे में जो इस सारे गैस के नियमों को फॉलो करते हैं उसको कहते हैं आइडियल गैस। तो हम अब मेरा आज का पहला टॉपिक से है जो प्रेशर, जो पहला इसमें डिराइवेशन होता है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में। जो प्रेशर, यदि किसी कंटेनर में हम आइडियल गैस को रखते हैं तो उसके प्रेशर, वाल पर कितना प्रेशर एग्जर्ट करते हैं, कितना प्रेशर लगाते हैं, उसको हमको निकालना है, वही डिराइवेशन करने जा रहे हैं। तो उसको डिराइव करने के पहले आपको जो आइडियल गैस का जो कंडीशंस है, आइडियल गैस की जो उसमें जंक्शन है, उसको फॉलो करेंगे तो हम आइडियल गैस इक्वेशन को निकाल पाएंगे। तो क्या है ना, आइडियल गैस इक्वेशन की, जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस की जो एजम्पशन है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के लिए जो एजम्पशन है, उसको हम
तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस किसके लिए है? तो आइडियल गैस के लिए है। तो आइडियल गैस में क्या होगा, ये कुछ शर्तें होगी, कुछ एजम्पशन होगा, उसको लेकर चलना होगा। एजम्पशन क्या है? एजम्पशंस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस निकालेंगे तो कुछ एजम्पशन को मान के चलेंगे। थ्योरी ऑफ ए गैस, तो इसमें 6-7 पॉइंट हम लिखेंगे, तो आप उसको समझते हैं तो उसको याद रहेंगे तो 12 सारा चीज़ सेम हो जाएगा। बहुत सिंपल लिखेंगे। तो क्या है ना, इसको याद करने के लिए एक वर्ड होता है निग्लिजिबल। तो यह निग्लिजिबल कई बार आएगा। उस बात को आप यदि दिमाग में रखेंगे तो एजम्पशंस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस आप बहुत आसानी से निकाल लेंगे। अब क्या है ना, निग्लिजिबल का कितना जगह आएगा, एक पहला पॉइंट छूट लिख देता हूँ, जो ऑल मोलेकुल्स ऑफ ए गैस। ऑल मोलेकुल्स ऑफ ए गैस, किसी एक गैस के जितने मोलेकुल्स है वो सारे आइडेंटिकल होंगे। आइडेंटिकल मतलब क्या हुआ, एक सदृश कहा जाता है हिंदी में। सदृश माने एक समान दिखने वाले होंगे, एक समान साइज वाले होंगे, एक समान मास वाले होंगे, एक समान स्ट्रक्चर होगा, एक समान उसका बिहेवियर होगा। तो इस सारे प्रॉपर्टी लगा होगा एक जैसा, तो उसको कहेंगे आइडेंटिकल मोलेकुल्स। मोलेकुल्स ऑफ ए गैस, हर गैस के नहीं, एक गैस के, एक पार्टिकुलर गैस के जितने भी मोलेकुल्स होंगे आइडेंटिकल होंगे, और दूसरे गैस के जो मोलेकुल्स होंगे उस गैस के सारे मोलेकुल के साथ आइडेंटिकल होंगे। लेकिन एक गैस का मोलेकुल दूसरे गैस के मोलेकुल के आइडेंटिकल ये नहीं होना है, ये नहीं होते हैं। तो ऑल मोलेकुल्स ऑफ ए गैस आर आइडेंटिकल। तो आइडेंटिकल किस में होंगे, तो उसका मास एक जैसा होगा, साइज एक जैसा होगा, उसका स्ट्रक्चर एक जैसा होगा, ये सारे चीज़ होगा। बट molecules of another gas, by that of another gas with another gas, but molecules of another gas with another gas क्या होगा, are not identical। तो आपको याद करना है ना, तो ये बट दैट ऑफ माने मोलेकुल्स ऑफ ए गैस ऑफ ए, इसको छोड़ देते हैं, इसको हटा देते हैं, इतना ही रखिए। लेकिन दूसरे मोलेकुल का गैस आइडेंटिकल वो अपने मोलेकुल्स के साथ होगा, दूसरे मोलेकुल्स के साथ होना जरूरी नहीं है, तो इतना ही छोटा रखिए। अब क्या है ना, ऑल मोलेकुल्स क्या होगा, ऑल मोलेकुल्स मूव इन रैंडम डायरेक्शन। इन रैंडम का मतलब क्या हुआ, कोई प्रिफेयर्ड डायरेक्शन नहीं होगा, कोई पार्टिकुलर डायरेक्शन में ज़्यादा मूव करेंगे ये जरूरी नहीं है। इन रैंडम डायरेक्शन विथ लार्ज स्पीड ज़्यादा रहता है, ठीक है। अब आगे देखेंगे, अब वॉल्यूम, एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस क्या होगा, एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस वो क्या होगा ना, वो बहुत इज नेग्लिजिबल। किसके कंपेयर में, नेग्लिजिबल कंपेयर टू द कंटेनर जिसमें रखे हैं उसके वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में हमारा गैस का वॉल्यूम क्या है, बहुत छोटा है, कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर जिसमें रखे हैं। तो कहने का मतलब हुआ जिसमें बहुत सारा स्पेस होगा, वैक्यूम जगह होगा जिसमें और मूव कर सकता है आसानी से। तो चलिए अब बहुत सारा, अब उसकी जो डेंसिटी होता है, मोलिकुलर डेंसिटी, तो 4-5 पॉइंट लिख लेते हैं। मोलिकुलर डेंसिटी थ्रू आउट द वॉल्यूम, जिसमें कंटेनर में रखे हैं ना
उसमें डेंसिटी ऑफ गैस क्या होगा ना, हर जगह समान होगा। थ्रू आउट द गैस, द तो लिख दिया ना, थ्रू आउट द गैस क्या होगा, आर यूनिफॉर्म, इज यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म होते हैं, इज यूनिफॉर्म, एक समान होते हैं। अब क्या है ना, एक दो बात और लिखेंगे। टाइम ऑफ, और क्या बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, बहुत कम होता है, इज निग्लिजिबल, इज निग्लिजिबल, एक निग्लिजिबल, ओनली क्या रहेंगे, ओनली दे हैव काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी रखेंगे गैस मोलिक्यूल्स। और एक बात रखिए, जो कोलिजन होता है वो कैसा कोलिजन होता है, वो होता है इलास्टिक कोलिजन, जिसमें मोमेंटम और एनर्जी क्या रहते हैं, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी एंड क्या मोमेंटम क्या रहता है, आर कंजर्व, कंजर्व रहता, क्यों, ड्यू टू इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन किसके बीच में होता है, कोलिजन बिटवीन मोलेकुल्स ऑफ गैस, molecules of the gas and with container, wall of the container, with wall of the container, चाहे वेसल, जिस वेसल में रखेंगे उसके कंटेनर से टकराएंगे तो हमारा इलास्टिक कोलिजन होगा, इसलिए उसमें मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेंगे। और कोई पॉइंट छूटे, पर्टिकुलरली वॉल्यूम, साइज, रैंडम मोशन, मीन फ्री पाथ, एक सातवां पॉइंट ले लीजिए। जब दो टक्कर होगा ना, तो एक टक्कर के बाद दूसरे टक्कर के बीच में सीधा डिस्टेंस होता है, यानी कहने का मतलब हुआ ये जो मोलिक्यूल्स ये टकराएगा इससे तो ऐसे आएगा, फिर टकरा के इधर जाएगा, तो ये जो पाथ होता है स्ट्रेट पाथ होता है, क्या कहते हैं, स्ट्रेट पाथ होता है, जिसको फ्री पाथ कहते हैं, क्या कहते हैं, फ्री पाथ। और इस सारे पाथ को, डिस्टेंस को, इसको 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 ऐसे सारे पाथ को एवरेज निकाल लें तो उसको कहेंगे मीन फ्री पाथ। तो लिख देते हैं, जो सातवां पॉइंट क्या होगा, फ्री पाथ, फ्री पाथ क्या होगा, फ्री पाथ इज स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। एक और जान लीजिए, आठवां जोड़ लीजिए, जो साइज, शेप, शेप क्या होते हैं, स्फेरिकल लेते हैं, शेप ऑफ मोलेकुल्स, शेप ऑफ मोलेकुल्स क्या होते हैं, आर स्फेरिकल, स्फेरिकल माना जाता है, स्फेरिकल। और तो बहुत सारा एग्जाम्पल है, लेकिन मैं जो मेन है, एक और बात देख लीजिए, टाइम ऑफ कोलिजन, जब टकराते हैं ना, कोलिजन में टकराने के समय का है, टकराने के बाद कितने देर तक कांटेक्ट में रहते हैं, वो टाइम को निगलेक्ट करते हैं, निग्लिजिबल होता है। तो टाइम ऑफ कांटेक्ट ड्यूरिंग कोलिजन इज निग्लिजिबल, ये भी लिख सकते हैं। तो निग्लिजिबल बहुत जगह आता है, टाइम ऑफ कांटेक्ट ड्यूरिंग कोलिजन, ड्यूरिंग कोलिजन क्या होता है, इज निग्लिजिबल। अब सोचते हैं जो कोई पॉइंट, मेन पॉइंट छूटना नहीं चाहिए, इसमें से 7-8 पॉइंट आप मेन पॉइंट लिखिएगा तो आपका काम चल जाएगा। तो ये हुआ हमारा एजम्पशन ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। अब इसके बाद निकालेंगे जो प्रेशर एग्जर्टेड बाई ए आइडियल गैस ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, वो हमारा टॉपिक्स होगा, एक डिराइवेशन होगा, उसको बहुत आसानी से करेंगे। तब तक इसको लिखिए, इसके बाद हम उसको करने जा रहे हैं। चलिए अब हम एक डिराइवेशन करने जा रहे हैं। डिराइवेशन है जो प्रेशर एग्जर्टेड बाय द आइडियल गैस। अब कोई आइडियल गैस किसी कंटेनर में रखेंगे तो उसके वाल पर कितना प्रेशर एग्जर्ट करेगा, उसका एक्सप्रेशन निकालेंगे। तो चलिए एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर, प्रेशर एग्जर्टेड बाय द आइडियल गैस, तो हम एक्सप्रेशन निकालने जा रहे हैं। एक्सप्रेशन
फॉर प्रेशर exerted by molecules of ideal gas ये निकालने जा रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे ना, एक कंटेनर बनाएंगे। कंटेनर लेता हूँ, तो किस तरह का कंटेनर लेता हूँ, देखिए इसमें क्या है ना, वो इस तरह का लेते हैं। ये थोड़ा बड़ा बनाता हूँ। देखिए एक कंटेनर लिया, ये थोड़ा साइज बड़ा छोटा हो गया, इसको माइंड नहीं करना, समझना है। अब क्या है ना, इसको ले लिया वाई एक्सिस, इसको क्या लिया वाई, इसको ले लिया एक्स एक्सिस, और इसको लिया जेड एक्सिस। अब इसमें नंबर ऑफ मोलिकुल्स कितना लेता हूँ, तो मान लिया नंबर ऑफ मोलिकुल्स लूँगा, बहुत ज़्यादा लेना पड़ता है। अब क्या है ना, यहाँ लिखता हूँ नंबर ऑफ मोलिकुल्स। नंबर ऑफ मोलिकुल्स क्या है, एन है, बहुत बड़ा नंबर है, यानी एवोगाड्रो नंबर के कंपेयर में हो, ठीक है। अब क्या है ना, मास ऑफ ईच मोलिकुल, मास ऑफ ईच मोलिकुल क्या होगा, स्मॉल m। अब मास ऑफ गैस, मास ऑफ द गैस, गैस का मास क्या है, तो कैपिटल M। तो आपको लग रहा है जो n मोलिकुल्स है, हर का मास, छोटा छोटा मोलिकुल्स का मास m है, तो टोटल मास क्या होगा, तो आप निकाल लोगे m बराबर क्या हो जाएगा, nm हो गया ना, छोटा m, ये छोटा m हो गया। अब क्या है, आगे अब चलते हैं। इसमें n मोलिकुल्स है, तो n मोलिकुल्स क्या है, सारे मोलिकुल्स तो एक तरफ नहीं प्रेशर रिजेक्ट करेंगे, तो हम पहले चलेंगे एक तरफ का निकालेंगे, और उसके बाद उसको समझ लेंगे जो उसी तरह का एवरेज क्या होगा, पूरे मोलिकुल्स एक तरफ जब टकराएंगे तो उसका 1/3 ही इधर टकराएंगे, 1/3 दूसरे डायरेक्शन में जाएंगे, ठीक है ना। 3 एक्सिस लेते हैं, मान लेते हैं इस सरफेस की तरफ हम केयर कर रहे हैं जी, ये साइड में कितने टकराएंगे, ठीक है। जब टकराएंगे तो टकराने के पहले और टकराने के बाद, तो ऑलरेडी मोलिकुल्स क्या है, उसकी स्पीड होगा, ये मान लेते हैं v स्पीड है, तो इसका कंपोनेंट होगा Vx1, ऊपर का कंपोनेंट क्या होगा, Vy1, पहला मोलिकुल के बारे में देखते हैं, इसका कंपोनेंट क्या होगा, Vz1। ये मान लिया एक मोलिकुल का कंसीडर करते हैं। तो यदि कोई मोलिकुल एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जाता है, तो टकराने के बाद उसकी मोमेंटम में क्या चेंज होता है, उसके बाद देखेंगे मोमेंटम में जो चेंज हुआ, तो रेट ऑफ चेंज मोमेंटम क्या होगा, तो फोर्स आएगा। अब फोर्स में पर यूनिट एरिया से डिवाइड करेंगे तो प्रेशर आएगा। तो हमको ये निकालना है जब प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। तो हमारे पास आ गया एन हो गया नंबर ऑफ मोलिकुल्स, एम हो गया मास ऑफ ईच मोलिकुल्स। सारे मोलिकुल्स तो आइडेंटिकल है, इसलिए वॉल्यूम मास क्या हो जाएगा, एन एम हो जाएगा, टोटल मास ऑफ द गैस। एम क्या है, तो मास ऑफ द गैस। तो इसको हटाते हैं क्योंकि हमको कुछ ये लिखेंगे तब ना इसको बना पाएंगे, तो ये बात को हम याद रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। तो क्या है ना, अब काइनेमेटिक क्या हुआ, चेंज इन मोमेंटम क्या हुआ टुवार्ड्स द वॉल्स ए। अब चेंज इन मोमेंटम, अब मान लेते हैं यहाँ पर गया, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए वन मोलिकुल्स इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए मोलिकुल, जिसको हमने पहला मोलिकुल लिया है वो किधर जा रहा है, v डायरेक्शन v1 डायरेक्शन से जा रहा है। तो ये Vx1 इधर के डायरेक्ट कंपोनेंट हुआ, Vy1 इधर के हुआ, Vz1 इधर हुआ। तो उसका एक्स एक्सिस के लॉन्ग गया, तो उसमें चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ। तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए मोलिकुल्स, इनिशियल मोमेंटम लिख देते हैं। इनिशियल मोमेंटम क्या हुआ टकराने से पहले,
टकराने से पहले क्या हुआ, तो a मास से गुना करेंगे और v x1 से गुना करेंगे। टकराने के बाद क्या हुआ, a प्लस है, ठीक है। इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम क्या हो गया, फाइनल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन दीवार से टकराएंगे, उसके बाद क्या हो जाएगा, तो उल्टा आएंगे, इधर गया, मान लेते वाल में गया mvx1 और टकरा के आया तो mvx1, ये ना हुआ। तो क्या हुआ, इसका डायरेक्शन प्लस तो इसका डायरेक्शन माइनस, तो ये mvx1 लिख दिया। तो चलिए, तो चेंज इन कोलिजन, चेंज इन मोमेंटम क्या हुआ, तो चेंज इन मोमेंटम थोड़ा बढ़िया से लिखते हैं। चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, यहाँ लिखिए चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम को डेल्टा एम भी लिख सकते था, पी मोमेंटम बराबर हो गया फाइनल माइनस इनिशियल, तो एम वी एक्स, इसको लिख देता हूँ यहाँ पर, मोमेंटम को पी लिखता है फाइनल माइनस पी इनिशियल। पी फाइनल कितना है, एम वी एक्स 1 है, ये पी फाइनल हो गया, पी फाइनल हुआ, इनिशियल हमारा ये है तो उसको माइनस करेंगे, एम वी एक्स 1 यानी हमारा 2mv(x1) हो गया। अब टोटल चेंज हो गया, तो हम यदि इसको डेल्टा पी का मोड लेते हैं डायरेक्शन के बिना, तो हमारा हो गया 2mv(x1). अब हमको फोर्स चेंज इन मोमेंटम तो निकल गया, लेकिन न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या बताता है, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू फोर्स अप्लाइड। तो फोर्स कितना अप्लाइड किया वॉल पर, उसको देखते हैं। इसको हटाएंगे फिर बाद में बना देते हैं, ताकि हम लिखने के लिए हमको जगह मिले। अब क्या है ना, ये हो गया। अब हम फोर्स कितना अप्लाइड, तो फोर्स अप्लाई के टाइम की ज़रूरत है, तो टाइम कैसे समझेंगे, देखिए ये हमारा गैस का लिए क्या है, यहाँ से गया, यहाँ टकराया, फिर टकरा के आया यहाँ, तो फिर दूसरा टकराने के लिए फिर यहाँ से गया, यहाँ टकराया। तो एक टकराने के लिए, हर टक्कर के लिए उसको कितना, हर कोलिजन के लिए वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो देखिए हर कोलिजन को यहाँ से शुरुआत कीजिए, एक गया टकराया, एक आया, फिर यहाँ से गया, फिर टकराया। तो एक कोलिजन के लिए, हर एक कोलिजन के लिए यहाँ से यदि हम चलते हैं, हर कोलिजन यहाँ से शुरुआत करते हैं, तो एक कोलिजन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है दूसरे से पहले। तो ये गया, यहाँ तक आया, फिर यहाँ से शुरू हुआ इसी दीवार पर एक तरफ, यहाँ से चला, फिर यहाँ तक आया। इस तरह से हर कोलिजन के लिए डिस्टेंस कितना होगा, 2L। तो आप फिर से देखिए, यहाँ से शुरुआत कीजिए, तो ये गया टकराया, तो mvx1 से टकराया, फिर आया कितना, इतना दूर, फिर क्या हुआ ना, इसको बांट दीजिए टोटल कोलिजन के लिए, ऐसे ऐसे हो रहा, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे आया, फिर यहाँ से गया, फिर ऐसे आया। तो हम यहाँ से चलेंगे इसके लिए, एक के लिए, फिर दूसरे के लिए, फिर तीसरे कोलिजन के लिए, फिर चौथे कोलिजन के लिए, ऐसे बांटते जाएंगे। तो हर कोलिजन के लिए कितना है, फिर से ध्यान दीजिए। अब मान लेते हैं जो इसमें बहुत सारा कोलिजन हो रहा है, तो ये दीवार है, ये दीवार है, यहाँ से मोलिक्यूल को कल्पना कीजिए, ऐसे गया टकराया, ये टकराया, तो एक कोलिजन हुआ। अगला कोलिजन कब हो गया, तो यहाँ से ऐसे जाएगा, टकराएगा, फिर आएगा। तो इस साइड में हर कोलिजन पर ध्यान दीजिए। फिर इसके बाद तीसरा कोलिजन क्या हो गया, यहाँ से गया, फिर इतना आया। तो हर कोलिजन के लिए डिस्टेंस हम बांट लेंगे, ये वाला डिस्टेंस को काट देते हैं ताकि समझ में आए। तो हर कोलिजन के लिए 2L 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 आ रहा है। इस साइड में जितना कोलिजन हो रहा है, हर कोलिजन के लिए उसको पार्टिकल्स को कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है, एल इधर, एल इधर, एल इधर, एल इधर, एल इधर, इधर, मतलब 2L। तो डिस्टेंस ट्रेवल फॉर ईच कोलिजन, फॉर ईच कोलिजन। ईच कोलिजन का मतलब क्या हुआ, एक कोलिजन में तो इतना चेंज इन मोमेंटम हुआ ना, कोलिजन और फॉर चेंज इन मोमेंटम कितना, फॉर चेंज इन मोमेंटम हमारा कितना आया, ये डेल्टा पी के लिए, मैंने इतना मोमेंटम चेंज होने के लिए, आप एक कोलिजन में ही तो हमारा इतना चेंज इन मोमेंटम हुआ, तो एक कोलिजन में इतना ही चेंज इन मोमेंटम हुआ,
ये हो गया। तो उसमें डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, तो एल जाने में एल आने में, फिर तीसरा के लिए इतना गया फिर आया, फिर इसके लिए गया आया। सारे मोलिकुल्स को हम इस तरह विचार करते हैं। तो हर डिस्टेंस कोलिजन के लिए डिस्टेंस हो गया पार्टिकल के द्वारा मोलिकुल के द्वारा 2l। तो टाइम कितना लिया, तो उसका स्पीड तो मालूम है ना, तो उसका स्पीड मालूम है तो टाइम ऑफ कोलिजन निकाल लेंगे। उसको चेंज इन मोमेंटम के लिए टाइम कितना चाहिए, टाइम रिक्वायर्ड फॉर वन कोलिजन फॉर ईच वन कोलिजन को बांटेंगे तो एक दीवार पर फॉर वाल ए वाल पर, इधर वाला वाल पर, तो क्या करेंगे ना, तो टाइम निकालने के लिए क्या होगा, डिस्टेंस बाई स्पीड। ये स्पीड हमारा कांस्टेंट रहता है, इनफॉर्म रहता है, ये एक्सीलरेटेड नहीं है। तो चलिए, तो डिस्टेंस हमारा 2l हो गया और वेलोसिटी हो गया vx1, तो टाइम भी हो गया। तब हमारा फोर्स कितना लगाएगा, एक मोलिकुल्स कितना फोर्स लगाएगा कोलिजन के लिए, तो टाइम हो गया, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम हो गया। तो फोर्स F1 निकालते हैं। फोर्स F1 बराबर क्या हो गया, डेल्टा P बाई डेल्टा, ये डेल्टा टी लगा दिया, टी रहने दे, टी लिख दिया, तो हो गया डेल्टा P का हमारा क्या है 2mvx1 बटा 2l। अब vx1 ऊपर चला जाएगा, इसे डिवाइड करेंगे ना, यहाँ पर जब डिवाइड करेंगे तो 2l नीचे रहेगा, vx1 ऊपर रहेगा। यानी कहने का मतलब जो 2v यहाँ पर रहेगा vx1, तो इसको ये वाला ऊपर उठ जाएगा, तो इसको हटा देते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं vx1। अब vx1 यानी ये 2 काट दीजिए तो क्या होगा m vx1 का स्क्वायर। ये एक मोलिकुल के लिए हो गया। तो हमारा कितना मोलिकुल्स है, n मोलिकुल्स है, तो n मोलिकुल्स के लिए क्या होगा, तो इसको हटाते हैं। तो एक मोलिकुल के लिए फोर्स इतना लगा, तो n मोलिकुल्स के लिए फोर्स क्या होगा, क्योंकि सारे मोलिकुल्स एक दूसरे के बाद एट रैंडमली कंटिन्यूसली टकरा रहे हैं और प्रेशर हमारे वाल को दे रहे हैं। तो टोटल फोर्स कितना अप्लाई करेंगे वो निकालते हैं। अब क्या है ना, इसको रहने देते हैं। अब क्या है ना, टोटल फोर्स कितना लगेगा दीवार पर, F इस साइड में, तो F1 F2 F3 ऐसे ऐसे करेंगे तो Fn होगा। तो हम एक मोलिकुल को तो लिख लिए हैं, तो लिखेंगे m कॉमन ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ, एक n कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या होगा m vx1 का स्क्वायर m vx2 का स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर लिखेंगे m तो बाहर निकाल दिया हो, तो खाली vx2 का स्क्वायर vx3 का स्क्वायर, ऐसे चलेंगे vxn का स्क्वायर हो गया। अब क्या है ना, टोटल फोर्स हो गया। अब क्या है ना, तो ठीक है। अब क्या है ना, अब हम इसमें एरिया से डिवाइड करेंगे तो हमको क्या आएगा, प्रेशर आएगा। ये Fx लिख देता हूँ, x एक्सिस के लग, तो Fx और यहाँ एरिया से डिवाइड करता हूँ, एरिया, तो एरिया हमारा क्या होगा l स्क्वायर। तो यहाँ 2l कहाँ निकल गया, 2l छूटा हुआ था लगता है, m है vx इंटू l, ये l छूटा हुआ, तो यहाँ पर l भी होगा, ठीक है, l भी होगा। तो हम निकालेंगे m बाई l, एरिया हमारा क्या है, ये जो कंटे साइड है, तो ये है l, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा l स्क्वायर, तो l स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, ये तो हमारा है ही, l स्क्वायर से डिवाइड करेंगे ताकि हमारा 1/l स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या हो गया, vx1 का स्क्वायर सारे जोड़ेंगे, vx2 का स्क्वायर, ऐसे से चलेंगे vxn का स्क्वायर, ऐसा हो गया। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकता हूँ,
अब हमारे पास सिर्फ कैलकुलेशन है, तो इसको पी एक्स बोलेंगे। फोर्स बाई एरिया को क्या कहते हैं? पी एक्स। इसको बोलेंगे एम एल क्यूब, ये क्या हो गया? बी एक्स वन का स्क्वायर बी एक्स टू का स्क्वायर। उसी तरह से आगे बढ़िए, बी एक्स एन का स्क्वायर कर दिया। अब पी एक्स तो निकल गया, अब पी वाई क्या होगा? तो एक बात जानिए, जब पी एक्स क्या है कि मोलिकुल्स है ना, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इक्वली माने वो हर डायरेक्शन में जाएंगे, किसी प्रिफर्ड डायरेक्शन में जाएंगे नहीं, तो हर दीवार से उतना ही टक्कर होगा, तो वाई एक्सिस के लॉन्ग भी हमारा उतना ही टक्कर होगा। तो लिखिए पी एक्स बराबर क्या है? पी वाई है, पी जेड है, तो हमारा पी वाई भी हो जाएगा, पी एक्स भी हो जाएगा। तो पी वाई क्या होगा? देखिए, खाली हम एम बाई एल क्यूब लिखेंगे, यहाँ पर भी वाई वन का स्क्वायर बी वाई टू का स्क्वायर, ऐसे से बी वाई एन का स्क्वायर। अब पी जेड क्या करेंगे? उसी तरह से एम बाई एल क्यूब, ये तो सिंपल आपको दिख रहा होगा, एम बी जेड वन का स्क्वायर बी जेड टू का स्क्वायर, ऐसे ऐसे बढ़ेंगे तो भी जेड एन का स्क्वायर, ये आ गया। अब क्या है ना, ये अब प्रेशर क्या होगा? प्रेशर होगा क्या कि सारे मोलिकुल्स को हम एक तरफ डाल दिए, लेकिन वो क्या होगा ना, तीनों तरफ जाएंगे, तो तीन हिस्सा में बटेगा। मैंने पी हो जाएगा पी एक्स पी वाई, अब पी जेड का 3 होगा। ये जो निकाले हैं ना पी वाई पी जेड, इसको जोड़ देंगे और 3 से डिवाइड करेंगे, तो हमारा एक साइड में कितना प्रेशर एजेक्ट होगा वो मालूम हो जाएगा। क्योंकि हमने सारे मोलिकुल्स को माला जी इधर टकराएगा, वाई की तरफ भी ले लिया सारे टकराएंगे, जेड की तरफ भी लिया टकराएंगे, लेकिन उसमें से क्या 3 सारे तो एक तरफ नहीं टकराएंगे, कुछ इधर टकराएंगे तो कुछ इधर टकराएंगे, कुछ जेड की तरफ टकराएंगे, कुछ एक्स एक्सिस के लॉन्ग टकराएंगे तो कुछ वाई एक्सिस के लॉन्ग टकराएंगे, तो कुछ जेड एक्सिस के लॉन्ग टकराएंगे। तो मैंने मान लिया जो पी एक्स पी वाई जेड है, लेकिन जो हमारा प्रेशर एक साइड में जो आएगा ना, ये तीनों का एवरेज होगा, क्योंकि सारे मोलिकुल्स एक साइड में जा रहे हैं, सारे मोलिकुल्स ऊपर जा रहे हैं, तो ये क्या होगा, एक तरफ जो प्रेशर होगा वो तीनों को जोड़कर 3 से डिवाइड करें, तो हमारा सही आएगा, एवरेज आएगा। तो तीनों को जोड़ते हैं, पी एक्स पी क्या होगा, तीनों जोड़ेंगे यहाँ से, तो एम बाई एल क्यू, एम बाई एल क्यू आएगा। ये हमारा भी एक्स वन का स्क्वायर भी वाई वन का स्क्वायर भी जेड वन का स्क्वायर, ऐसे जाएगा। तो इसको मिटाता हूँ, अब फिर इसको शॉर्ट में समझने की कोशिश करेंगे। और ये हो गया 1 वाला, ये हो गया बी एक्स टू का स्क्वायर बी वाई टू का स्क्वायर बी जेड टू का स्क्वायर, ये हो गया। उसको आगे चलता हूँ इसी तरह से, भी एक्स एन का स्क्वायर बी वाई एन का स्क्वायर बी जेड एन का स्क्वायर, ऐसे हो गया। तो क्या होगा ना, पी 3 कहाँ छूट गया, जब पी निकालेंगे तो पी एक्स पी वाई यहाँ 3 से डिवाइड भी होगा, ये 3 रहेगा भी। तो चलिए अब आगे बढ़ता हूँ और इसको पूरा करने की कोशिश करता हूँ। तो P बराबर हमारा हो गया m बाई 3 L क्यूब, ये तो वॉल्यूम हो गया, लेकिन अभी रहने देता हूँ, L क्यूब। ये इसको कहेंगे V का स्क्वायर V1 का स्क्वायर, इसको कहेंगे V2 का स्क्वायर, ये V1 हो गया, ये V2 हो गया, V3 है, इसी तरह चलेगा। इसी तरह से Vn का स्क्वायर हो गया। अब क्या है ना, अब हम इसको n से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ n से मल्टीप्लाई किया। तो आपको शुरू में बताए थे जो हर मोलिकुल्स की संख्या कितना है, n है, छोटा n लिख दिया था लगता है। चलिए नंबर ऑफ मोलिकुल्स हमारा n है, तो छोटे n लिख देता हूँ, छोटा n लिखूँगा तो यहाँ भी छोटा n लिखना होगा। तो ये क्या बनेगा, पूरा मास बन जाएगा, क्या कि आपको दिखाए थे एन एम बराबर कैपिटल M, पूरा मास। चलिए छोटे में लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये पूरा मास हो गया, ये 3 और ये V हो गया वॉल्यूम, L क्यूब बराबर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर हो गया। अब यहाँ पर
ये हो गया भी का स्क्वायर का एवरेज, भी का स्क्वायर का एवरेज हो गया, तो P हो गया। तो यदि हम m/v को रो भी लिख सकते हैं, मास बटा वॉल्यूम को क्या लिखा जाता है, रो भी लिखा जाता है, तो P बराबर हो गया 1/3 रो v एवरेज का स्क्वायर, v मीन का स्क्वायर। तो चलिए अब RMS चलेंगे। RMS क्या होता है उसको ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। RMS रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या हुआ, ये स्क्वायर मीन है, स्क्वायर मीन वेलोसिटी है, स्क्वायर है, उसके बाद मीन निकाले है किसका, तो स्पीड का, वेलोसिटी नहीं कहेंगे स्पीड कहेंगे। अब क्या है ना, तो एक फार्मूला हमारे पास है जो v1 का स्क्वायर, v2 का स्क्वायर, v3 का स्क्वायर ऐसे से करेंगे तो क्या होता है, और उसको n से डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स, छोटा से डिवाइड किया तो छोटे ही रहने दीजिए, इसको इस रूट कर देता हूँ तो हमारा क्या आता है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। क्या आता है, रूट मीन स्क्वायर VRMS। तो होता है स्क्वायर स्क्वायर रूट मीन, स्क्वायर मीन रूट, स्क्वायर है फिर मीन है फिर रूट है वेलोसिटी का, तो इसको कहते हैं VRMS। तो चलिए अब क्या है ना, इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ आपको v का स्क्वायर रूट v एवरेज का स्क्वायर यानी VRMS। अब इसको जब स्क्वायर करेंगे v स्क्वायर का तो ये हो जाएगा VRMS का स्क्वायर हो जाएगा ना। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, VRMS का स्क्वायर लिख देंगे तो हमारा आ जाएगा A है VRMS, तो इसको v स्क्वायर कहते हैं, ठीक है। यानी कहने का मतलब हुआ जब v एवरेज, ये VRMS क्या होता है, स्क्वायर है, उसके बाद वेलोसिटी स्पीड का, उसके बाद उसका मीन निकाले हैं तो रूट की है, तो इसको कहते हैं रूट मीन स्क्वायर स्पीड। तो ये हो गया। तो अब यहाँ पर हम चेंज कर सकते हैं, जो रो बराबर क्या हो जाएगा 1/3 रो VRMS का स्क्वायर। तो ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया। तो मुझे लगता है ये आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के साथ, मैंने इसका क्या काइनेटिक एनर्जी के साथ क्या रिलेशन है। तो काइनेटिक, ये थोड़ा सा इसको जानते हैं, कोशिश करते हैं। ये तो हमारा आ गया P = 1/3 v रो VRMS का स्क्वायर। अब इसका हमारे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस से क्या रिलेशन है उसको समझने की कोशिश करेंगे। अब क्या है ना, अब है, आप जानते हो जब P = 1/3, यहाँ पर रो के जगह पर मास बटा वेलोसिटी भी लिख सकता हूँ, और उसके बाद लिखेंगे VRMS का स्क्वायर। तो इसको क्या लिख सकता हूँ, यहाँ P भी लिख दिया, ठीक है, 1/3 लिख दिया, यहाँ पर हमको V भी यहाँ चला गया, 1/2 लिख दिया, तो 2 ऊपर में यहाँ लिख देता हूँ तो कट जाएगा, तो वही हो गया m VRMS का स्क्वायर कर दिया। तो इसको क्या बोलेंगे, PV बराबर क्या हो गया 2/3 E। यानी हम यदि वॉल्यूम को यूनिट ले लें, वॉल्यूम को यूनिट ले तो क्या होगा 1/3, ठीक है। तो ये हो गया PV = इतना। अब इसका टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन है, एक, अब क्या है ना, ये है प्रेशर का इंटर रिलेशन विथ काइनेटिक एनर्जी। तो एक बार फिर से देखते हैं, कोई मिस्टेक तो नहीं, मिस्टेक जैसा लग रहा है। P = 1/3 मास बाई वॉल्यूम VRMS स्क्वायर। तो मैंने किया 2/3 1/2 m VRMS का स्क्वायर, तो PV बराबर इतना हो गया। तो यदि हम वॉल्यूम को यूनिट ले लें, यूनिट वॉल्यूम के लिए क्या हो जाएगा, प्रेशर बाई 2/3 काइनेटिक एनर्जी। अब टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन होगा, आप जानते हो
ये पी बी इक्वल टू होता है आर टी 1 मोलिक्यूल के लिए। तो हमारा क्या हो गया, ये हो गया, वो ऊपर से लिखता हूँ, पी बी बराबर 1/3 एम वी आर एम एस का स्क्वायर। तो आर टी लिख देता हूँ। तो वी आर एम एस बराबर क्या हो जाएगा, वी आर एम एस बराबर क्या हो जाएगा, 2RT/m, यहाँ पर स्क्वायर है। तो वी आर एम एस बराबर क्या होगा, इधर 2, कोई गलती नहीं ना हुआ, ए पी भी यहाँ 1/3 था ना, यहाँ 3 था, तो 3RT होगा, ये 3RT होगा, m/v, तो v यहाँ चला गया, m/v, तो पी भी बराबर इतना बराबर RT इतना, ठीक है। अब क्या है, अब हम वी आर एम एस को क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर आने दिया तो 3 ऊपर में गया, m नीचे में आएगा, m हमारा वी आर एम एस का स्क्वायर निकालेंगे तो 3RT/m। अब क्या है ना, वी आर एम एस निकालना है, स्क्वायर हटाना है, तो इधर क्या होगा 3RT/m। तो देखते हो ये यहाँ पर 3Rm कांस्टेंट है, तो वी आर एम एस बराबर क्या हो गया, वी आर एम एस बराबर √T का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी